पाकिस्तान में हो रहा है तमाशा और चल रहा है जूता, और जूता सड़क पे नहीं विधानसभा में चल रहा है। जिनकी सरकार गई उन विधायकों ने दे जूता जिनकी जिम्मेदारी थी असेंबली चलाने की, ऐसे डिप्टी स्पीकर को बहुत मार धरी, लोटे से मारा, लोटा फेंका भी। अब ये मारपीट तो समझ में आ रही है, गलत है, फिर भी लोटे की क्या कहानी है आपको आज बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। दुनियादारी में बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं होगी, चीन की भी होगी, क्योंकि कोविड को लेकर कुछ नए अपडेट आए हैं जिनको सुनकर हमारे और आपके माथे पर कुछ नए बल पड़ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब मौत की खबर भी आने लगी है। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी में हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले इस एपिसोड के स्पॉन्सर के बारे में जान लीजिए। स्पॉन्सर है कुकू एफएम। ये एक ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म है, नाम से जाहिर है किताबें जिन्हें आप सुन सकते हैं। श्रवणेंद्रियों पर भरोसा करिए अपनी इंद्रियों को जागृत करने के लिए। अब कुकू एफएम पर अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी। कोड डालना पड़ेगा LT50। सूचना समाप्त। अब आगे की कहानी। तारीख 16 अप्रैल 2022, जगह पाकिस्तान के पंजाब सूबे की स्टेट असेंबली। पाकिस्तान में स्टेट असेंबली को प्रोविंशियल असेंबली के नाम से जाना जाता है। अपने यहाँ की विधानसभा जैसी होती है, बस वैसे ही समझ लीजिए। 16 अप्रैल के दिन पंजाब में पाकिस्तान के हिस्से वाले नया मुख्यमंत्री चुना जाना था। सदन में वोटिंग होनी थी। वोटिंग शुरू होती उससे पहले हुई मारपीट। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के विधायकों ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमला किया। मजारी सदन की अध्यक्षता करने आए थे। PTI के विधायक साथ में लोटा लाए थे। अपनी कुर्सी पर खड़े होकर लोटा लोटा चिल्लाते भी रहे। निशाना डिप्टी स्पीकर मजारी की तरफ था। दरअसल मजारी 6 अप्रैल से पहले तक PTI के वफादार थे, लेकिन फिर बागी हो गए। इसके पीछे की कहानी सुनाऊंगा, सारांश समझिए पहले। लंबे समय तक चले हो हल्ले के बाद वोटिंग हुई। जीतने के लिए 186 वोट चाहिए। हमजा शहबाज के नाम पर 197 वोट पड़े, यानी ज़रूरत से 11 ज़्यादा। हमजा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हैं। तो आज हम पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में हुए ड्रामे को समझने की कोशिश करेंगे कि मामला कहाँ शुरू हुआ, ये जूतम पैजार क्यों हुआ, PTI सरकार में थी, फिर उनका CM कैंडिडेट पंजाब में कैसे हार गया, और हमजा CM चुने जाने के बावजूद अभी मुश्किल में क्यों है। और चीन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। कोविड की नई लहर का भी एपिसेंटर है, लॉकडाउन है। किसी की जान नहीं गई थी, पर 17 अप्रैल को कांटा टूट गया। 3 लोग शंघाई में मर गए। यही हाल भारत का भी है। कोरोना संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इन सब पर विस्तार से बात, पर पहले चलते हैं पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली। देखिए, पंजाब में जो मारपीट हुई उसकी बात करें, शहबाज का मामला कहाँ अटका है, गवर्नर क्या तमाशा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का हाल जानना है तो पहले टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 8 मार्च दुनिया मना रही थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और पाकिस्तान का विपक्ष असद कैसर को चिट्ठी भेज रहा था कि इमरान सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। दावा कि 172 जो बहुमत के लिए जरूरी नंबर है, उन सांसदों का समर्थन हमें है, और यह भी कि इमरान की पार्टी के कई सांसद भी संपर्क में हैं, यानी इमरान की कुर्सी जानी तय थी अगर दावा दुरुस्त हुआ। नेशनल असेंबली में PTI के पास सिर्फ 155 सांसद थे। छोटी छोटी पार्टियों के सहारे सरकार चल रही थी। इमरान का डर कि एक भी पाया टूटा तो सरकार गई, और इससे बचने के लिए उन्होंने कुर्बानी का रास्ता निकाला। क्या कुर्बानी? PTI यानी इमरान की पार्टी पंजाब राज्य में भी गठबंधन की सरकार चला रही थी। उनके मुख्यमंत्री थे उस्मान बुज़दार। वो अपनी सहयोगी पार्टियों के बीच खासे अलोकप्रिय थे। इमरान ने बुज़दार को कहा, कुर्सी छोड़ दो। यही थी कुर्बानी। बुज़दार ने वफादारी निभाई, इस्तीफा भेजा, लेकिन प्रधानमंत्री के दफ्तर में, जो कि नियम के खिलाफ था। नियम के मुताबिक मुख्यमंत्री अपने राज्य के गवर्नर को इस्तीफा दे सकता है। खैर, वो औपचारिकता भी पूरी हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कोई चारा नहीं बचा और गवर्नर ने चिट्ठी कबूल कर ली। गवर्नर को याद रखिएगा, इमरान की कुर्बानी पूरी हुई। CM की कुर्सी खाली होने वाली थी। गठबंधन से नया CM चाहिए। अब इमरान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद, इनकी एक सहयोगी पार्टी थी, राज्य में भी और केंद्र में भी। शॉर्ट फॉर्म है इस पार्टी का PMLQ, Q फॉर कायद। इसके नेता थे चौधरी परवेज इलाही। इनसे इमरान खान ने कर ली डील।
पीटीआई ने कहा अब हमारी पार्टी का सीएम नहीं बनेगा, इलाही पंजाब के सीएम कैंडिडेट होंगे। इरादा यह कि नेशनल असेंबली में वोटिंग हो तो इलाही की पार्टी इमरान को बचाने में मदद करे और जब राज्य में हो तो इमरान इनकी मदद। ये कोशिश वैसी थी जैसे कोई चलनी से पानी रोकने की कोशिश करे, छन्नी से पानी रोके। इमरान एक तरफ पानी की लीकेज रोकते, दूसरी तरफ से फव्वारा शुरू हो जाता। बहरहाल वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही समझ आ चुका था कि इमरान के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाएगा। पाकिस्तान के संविधान में दर्ज नियम के मुताबिक 21 मार्च तक नेशनल असेंबली की बैठक होनी थी, 28 मार्च तक वोटिंग का प्रोसेस पूरा होना था। पर हम जानते हैं स्पीकर ने जानबूझकर देरी की। इमरान को उम्मीद थी कि वो शायद कुर्सी बचा लें, पर ऐसा कोई इंतज़ाम असल में पूरा हो नहीं पाया। इमरान ये समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाह रहे थे, गलतफहमी। पर परवेज़ इलाही, उनका क्या हुआ? उन्हें भी अपने अंजाम का अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें कोई ये शुबा नहीं था कि वो सीएम बनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान घुमा लिया। इमरान को मझधार में छोड़कर पंजाब लौट आए, क्योंकि यहाँ उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। पंजाब की पीटीआई के यानी इमरान की पार्टी के दो बड़े नेता जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान, उन्होंने बगावत कर दी। बोले इतने वर्षों तक पार्टी की सेवा की, मेवा का वक्त आया तो धोखा मिला। तरीन और अलीम दोनों अपने साथ अपने वफादार विधायकों को भी ले गए। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद नए सीएम की जगह खाली थी। तय हुआ कि 3 अप्रैल को वोटिंग कराई जाए, तो 3 अप्रैल को पंजाब में विधानसभा बैठी। उसी रोज इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली की भी बैठक बुलाई गई। वहां इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। नेशनल असेंबली की बैठक 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो गई बिना वोटिंग के। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा, आर्टिकल 5 का हवाला, अविश्वास प्रस्ताव रद्द। पंजाब विधानसभा में खबर पहुंची, वहां भी ऐसा ही हुआ। डिप्टी स्पीकर बोले प्रोटेस्ट के चलते असेंबली हॉल टूटा फूटा है, इसलिए आज वोटिंग नहीं होगी, 6 अप्रैल को होगी। 6 अप्रैल को पंजाब विधानसभा की बैठक फिर शुरू हुई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी वोटिंग कराने के लिए अब तैयार हो गए, पर पीटीआई, उनकी जो पार्टी थी, वोटिंग नहीं चाहती थी। पार्टी की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थी। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल असेंबली भंग करने और अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने को लेकर सुनवाई चल रही थी। तो जैसे ही दोस्त मजारी ने विधानसभा की बैठक शुरू की, पीटीआई ने सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, अपनी ही पार्टी के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। ये उम्मीद से परे था, क्योंकि मजारी के वफादारी के प्रति पहले कोई शुबह नहीं था। पर अब हालात बदल गए थे। अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ और इसके दौरान ही सरकार ने, यानी जो पीटीआई सरकार चला रही थी देश में, उसने विधानसभा की इमारत को सील कर दिया। भारी संख्या में बाहर पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। विपक्ष ने इसका विरोध किया। विपक्ष के विधायक बगल के होटल में इकट्ठे हुए। एक प्रतीकात्मक सेशन भी बुलाया, जिसमें हमजा शहबाज, यानी जो पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज को इन विपक्षी विधायकों ने मुख्यमंत्री चुन लिया। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह की बैठकों की कोई संवैधानिक मान्यता नहीं होती। इन सबके बीच 2 घटनाएं और हुई। पहली, पंजाब में वोटिंग की तारीख 16 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई, और दूसरी चीज 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल करने का आदेश दे दिया और यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव रद्द किए जाने का फैसला असंवैधानिक है। फिर 9 अप्रैल की रात 12 बजे तक किसी भी हालत में वोटिंग का निर्देश आया। 9 अप्रैल की आधी रात को हम जानते हैं कि वोटिंग हुई। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट, यानी जरूरी आंकड़े से 2 ज्यादा। पीटीआई की सरकार गई, इमरान खान पीएम नहीं रहे, और पंजाब, यहां पर पीटीआई की दुखदुखी पहले से ही तेज थी। लेकिन विपक्ष अब भी अंदेशे में जी रहा था, और इससे बचने के लिए हमजा शहबाज लाहौर हाईकोर्ट चले गए। 15 अप्रैल को लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा 16 अप्रैल खत्म होने से पहले सूबे में नया सीएम चुनिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। इस निर्देश की वजह पीटीआई, इमरान की पार्टी, मांग कर रही थी कि पार्टी के बागी विधायकों को बर्खास्त किया जाए या उनका वोट नहीं गिना जाए, पर हाईकोर्ट ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद पंजाब में पीटीआई की सरकार का पतन तय हो चुका था। 16 अप्रैल की तारीख आई, वोटिंग का दिन, और जैसे ही डिप्टी स्पीकर मजारी अपनी कुर्सी पर बैठे, पीटीआई और पीएमएलक्यू के विधायक उनके पास पहुंच गए। उन्होंने मजारी के साथ बदसलूकी की, तमाचे मारे, फिर कुर्सी से उतारकर घसीटा। जब मामला हाथ से निकला तब बाहर से पुलिस बुलाई गई। पुलिस की मौजूदगी में ही मजारी के ऊपर लोटा फेंका गया। कुछ विधायकों ने पुलिस वालों को भी थपड़ियाने की कोशिश की। घटना के वीडियो पूरे दिन सोशल मीडिया पर तैरते रहे। सेशन के बीच में लोटा, बैनर और बाकी सामान हॉल के अंदर लाया गया, तो साफ लग रहा था इससे कि हमले की तैयारी पहले से चल रही थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ सत्ताधारी विधायक ही अपना प्रदर्शन कर रहे थे शौर्य का। देखा देखी विपक्ष के नेताओं ने भी हाथ पांव हिलाए, और इसी हाथापाई में परवेज इलाही के हाथ में भी चोट लग गई। पट्टी बांधनी पड़ी, सांस लेने में तकलीफ हुई तो ऑक्सीजन भी चढ़ानी पड़ी।
सदन के अंदर मची भगदड़ के बीच पुलिस ने किसी तरह मजारी को बाहर निकाला, फिर सेशन को इफ्तारी तक के लिए स्थगित किया। इफ्तारी के बाद वोटिंग हुई। पीटीआई और सहयोगियों ने वोटिंग का बहिष्कार का ऐलान किया। सत्ता पक्ष के विधायकों के बिना वोटिंग हुई। हमजा के नाम पर 197 वोट पड़े और उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। अब हमजा शहबाज सीएम बन गए, पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि इस मामले में एक पेच है। सूबे के गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने हमजा को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। चीमा बोले, रिपोर्ट आई है कि हमजा का चुनाव असंवैधानिक है। फिलहाल गवर्नर, एडवोकेट जनरल और पंजाब असेंबली के स्पीकर से रायशुमारी कर रहे हैं। चीमा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तुरंत बाद ब्यूरोक्रेट बाबू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान आया। बोले कि गवर्नर साहब के पास तो ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है, वो किसी भी आधार पर चुनाव को खारिज नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN ने हमजा के शपथ ग्रहण के लिए 17 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया था। तैयारी भी थी, लेकिन गवर्नर ने ऐन मौके पर रंग में भंग कर दिया, समारोह टालना पड़ा। अगर गवर्नर चीमा शपथ दिलाने के लिए तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? दो रास्ते हैं। पहला, हमजा फिर से कोर्ट के चक्कर लगाएं, हालांकि वहां फैसला आने में वक्त लगेगा। दूसरा रास्ता, चीमा की जगह किसी और को गवर्नर नियुक्त किया जाए और वो हमजा को शपथ दिलाए। अब गवर्नर हटा सकता है या नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। ये शो शूट होने तक राष्ट्रपति की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया, यानी गवर्नर चीमा और उनकी जिद बरकरार है फिलहाल। उधर परवेज इलाही की पार्टी PMLQ हमजा के चुनाव के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है, यानी PM के साहबजादे फिलहाल मुश्किल फ्री नहीं है। अब पाकिस्तान का चैप्टर यहीं रोकते हैं, वहाँ ऐसी तमाशा चलता रहता है। चीन की तरफ चलते हैं। मार्च 2022 के आखिरी हफ्ते से चीन का शंघाई शहर कोरोना की नई लहर का सामना कर रहा है। लगभग 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई को चीन की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है, पर फिलहाल इसकी पहचान कोरोना कैपिटल के तौर पर है। अभी तक चीन इस दावे पर कायम था कि इस लहर में एक भी शख्स की जान नहीं गई, पर चीन में जिस तरह का तंत्र है उसमें इस दावे को सच मानना मुश्किल था और 17 अप्रैल को दावा ढह गया। खबर आई कि शंघाई में एक ही दिन में कोरोना से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मार्च 2020 के बाद पहली बार चीन की सरकार ने माना कि उनके यहाँ कोरोना से किसी की मौत हुई। समझ लीजिए कितने झुट्टे हैं। शंघाई के सिटी हेल्थ कमीशन ने इन मौतों पर एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक मरने वाले तीनों लोग 89 से 91 की उम्र के बीच थे। अधिकारियों का दावा कि तीनों ने कोरोना का टीका भी नहीं लगवाया था। इस सफाई के बावजूद सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई आशंकाएं भी हैं। मसलन, जब शंघाई के लगभग सभी अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की मौत नहीं हुई हो? दूसरा, ये लोग अपना डेटा वेटा देते नहीं है कि कई मीडिया रप्टों में यह भी जानकारी आई कि कोरोना संक्रमण होने के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, बाद में उसकी मौत हो गई। इसके बावजूद सरकारी रिपोर्ट में मौत का आंकड़ा नहीं बदला। चीन शुरुआत से ही जीरो कोविड पॉलिसी पर काम कर रहा है। एक केस आने पर पूरी इमारत बंद कर दी जाती है, मोहल्ले में ताला, मास टेस्टिंग आदि इत्यादि, और क्वारंटीन सेंटर्स में भी जानवरों की तरह ठूस के भरना, बच्चों को माँ बाप से अलग करना, वो भी लोगों की इच्छा के खिलाफ जाकर। जोर ज़बरदस्ती का कोई आंकड़ा नहीं। क्वारंटीन सेंटर की कुछ विभत्स तस्वीरें सामने आती हैं। इसके अंदर क्या होता है, वहाँ रखे गए लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। इतनी सख्ती के बावजूद चीन ने 3 मौतों का रिकॉर्ड दर्ज क्यों किया? 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली, लोग सरकार की नीति से आजिज आ चुके हैं। शंघाई शहर में बुनियादी चीज़ों की सप्लाई लगातार कम, लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। सरकार कह रही खाना हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस दावे और हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर। परेशान लोग प्रतिबंधों के बावजूद विरोध दर्ज करवा रहे हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए ट्विटर और फेसबुक पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार सख्ते में, डर कि कहीं लोगों का सपोर्ट उनके प्रति कम ना हो जाए। दूसरी वजह आशंका से जुड़ी है। जानकारों की माने तो सरकार ने ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी नहीं की। ओमिक्रॉन दूसरे कोरोना वेरिएंट्स की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। शंघाई में रोज़ाना 20,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। गिनती कहाँ जाएगी, दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। चीन में आधी आबादी को ही कोरोना की दोनों डोज लग पाई हैं। संभवतः सरकार कोविड प्रोटोकॉल के पीछे की गंभीरता समझना चाहती हो। जनता के रोष को कम करने की एक कोशिश हो सकती है। बाकी इन्होंने टीका कैसा बनाया, यही जाने। हम चीन के माल पर ज़्यादा भरोसा करते नहीं हैं। एक हालिया स्वीकारोक्ति भी है चीन की, जिससे बात साफ होती है कि कोरोना का खतरा टला नहीं। भारत में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। कई शहरों में मास्क की अनिवार्यता फिर से लागू कर दी गई। संभावना है कि आने वाले वक्त में बाकी कोविड प्रोटोकॉल भी वापस लौटें। तो हमारे लिए चेत जाने का वक्त है, ताकि पुरानी गलतियों को दोहराने से बचा जा सके। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सबको सुरक्षित रखिए, और जाते जाते जानकारी भी लेते जाइए। हमारे जेंडर वर्टिकल, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ऑर्डिनरी पर शुरू हुआ है एक नया शो जिसका नाम है हर स्टोरी। इसमें होंगी औरतें और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, उनके इतिहास से जुड़ी कहानियां। बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, किस्से कहानियां होंगे। देखना मत भूलिएगा, हर सोमवार सुबह 10 बजे। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी
शुक्रिया, शुभ रात्रि।